विज्ञानास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, महाराज सत्यदेव के दरबार में हरिभट्ट नाम का एक विख्यात कवि हमेशा आता था और अपनी रचना से, अपनी कविता से सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था। एक बार राजकुमारी प्रियंवदा अपने पिता राजा जी के पास सत्यदेव जी के बाजू में ही जो सिंहासन था उस पर बैठी हुई थी और हरिभट्ट जो कि कवि था, उद्भट विद्वान था, बस एक ही अवगुण था उसमें, वो बहुत ज्यादा लालची था। पर उसकी जो कविताएं थी इतनी जबरदस्त हुआ करती थी, वीर रस में यदि युद्ध के समय में उसकी कविताओं को कोई सुन ले तो मुर्दे में भी जान फूंक दे, इस तरह की कविताएं वो बना देता था और वीर रस में ही गाता भी था। प्रेम के ऊपर यदि वो कविता की रचना करके किसी के सामने प्रेम की प्रस्तुति करता था तो जो पत्थर दिल है उसके हृदय में भी प्रेम का अंकुर अंकुरित हो उठता था। कहने का अभिप्राय है, इस कवि के अंदर इतनी विचक्षणता और इतनी प्रतिभा भरी पड़ी थी कि उसका कोई सानी नहीं था, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। राजा भी जब जब उसकी कविताएं सुनता था तो उसको मुक्त हस्त से अच्छा खासा द्रव्य देकर विदा करते थे। जब प्रियंवदा वहां पर बैठी थी उस समय इस कवि ने, क्योंकि कहावत है ना दोस्तों, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां पर सूर्य का प्रकाश भी अपने आलोक से आलोकित नहीं कर सकता, वहां पर कवि जो है अपनी हृदय की भावना की अभिव्यक्ति दे सकता है। और यही हुआ। प्रियंवदा जैसी रूपवान सौंदर्यवान थी, उसी तरह से हरिभट्ट भी कम नहीं था। माना कि वो दरिद्री था, पर देखने के अंदर किसी राजकुमार से कम नहीं लगता था। खैर, उसने जब प्रेम रस के ऊपर श्रृंगार रस के साथ में कविता पाठ करना शुरू किया तो प्रियंवदा तो देखते ही रह गई। निर्निमेष दृष्टि से, अपलक दृष्टि से वो हरिभट्ट को निहारती रही और उसके कानों से उसकी कविता सीधी हृदयंगम होती चली गई। और जब उसने प्रेम के ऊपर धारा प्रवाह रूप से अपने कविता के अंदर वर्णन किया प्रेम का, प्रेम क्या होता है, इसके मन के अंदर प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित हो गया। मन ही मन हरिभट्ट को अपना दिल दे चुकी। जैसे ही कवि की कविता समाप्त हुई, पारितोषिक लेकर यह हरिभट्ट अपने निवास पे आ गया। प्रियंवदा भी अपने कक्ष में आई तो उसने अपनी अंतरंग दासी को बुलाया और एक खत हरिभट्ट के नाम से लिख दिया, जिसमें उसने हरिभट्ट की दिल खोल के तारीफ की और लिखा, पता नहीं आपका ध्यान था या नहीं, पर मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूं। तुम्हारी प्रेम के प्रति इतनी जबरदस्त कविता को सुनकर मेरे मन में भी प्रेम का अंकुर अंकुरित हो चुका है और मैं मन ही मन आपसे प्रेम करने लगी हूं। यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम कल शाम नगर के बाहर जो कृष्ण मंदिर है वहां मिल सकते हैं? हरिभट्ट के पास उस दासी को भेजा। यह पत्र लेकर जब
हरिभट्ट ने उस पत्र को पढ़ा तो कवि की तो कल्पना ही होती है। इसकी कल्पना शक्ति तो अद्वितीय थी। कल्पना लोक के अंदर विचरण करने लगा। आहा, मेरे कितने भाग्य, राजकुमारी स्वयं मुझे प्रेम करना चाहती है। अब तो मेरा जन्म जन्मांतरों का दारिद्र्य दूर हो जाएगा, क्योंकि राजा को इकलौती बेटी है राजकुमारी प्रियंवदा। मैं तो जवाई हुआ तो मैं ही राज्य का उत्तराधिकारी बनूंगा। यहां तक के सपने हरिभट्ट देखने लगा। वो कल्पना लोक के अंदर विचरण करने लगा। उसकी कल्पनाएं आकाश को छूने लगी। लालची तो था ही। उसने स्वच्छ कपड़े लिए, परिधान किया और निर्धारित समय पर दूसरे दिन कृष्ण मंदिर के पास पहुंच गया। राजकुमारी वहां पर आती है और दिल खोलकर दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। धीरे धीरे इनका वार्तालाप चरम सीमा पर पहुंच जाता है और प्रतिदिन अपनी दासी के साथ अपनी मनोभावना खत के माध्यम से लिखकर हरिभट्ट को वो भेजा करती थी। हरिभट्ट के प्रति उसका समर्पण वस्तुतः उसका सच्चा प्यार था और पहला प्यार था। पहला प्यार कोई भुला नहीं सकता है। इसका सबसे पहला प्यार मात्र दौलत से था, धन से था। और दोस्तों, इसने सिर्फ और सिर्फ प्रियंवदा की भावना को कभी भी कद्र नहीं की। बस उससे जो उसको पारितोषिक मिलते चले जाते थे वो उसी में निमग्न रहता था, निमज्जित हो जाता था। क्योंकि प्रतिदिन खत के साथ उसे अच्छा अच्छा खाना पीना और परिधान धारण करने के लिए वस्त्र मिल जाते थे, साथ में स्वर्ण मुद्राएं भी मिलती थी। इसके पास अब किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं था, पर इसकी लालसा, इसकी अभिलाषा, इसकी इच्छाएं अनंत आकाश की तरह उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जा रही थी। एक दिन प्रियंवदा ने कहा कि हरिभट्ट, अब बहुत हो गया, कब तक हम इस तरह से छुप छुप कर मिलेंगे? मेरे पिताजी मुझे जी जान से प्यार करते हैं। क्यों नहीं तुम पिताजी के पास जाकर उनसे मेरा हाथ मांगते हो? मांग लो, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। हरिभट्ट की हिम्मत नहीं थी कि जाके राजा से निवेदन करे कि आपकी पुत्री से मैं विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि वो भी मुझे प्रेम करती है और मैं भी उसे प्रेम करता हूं। जहां पर प्रेम में सत्यता नहीं होती है, प्रेम में पारदर्शिता नहीं होती है, प्रेम सच्चा नहीं होता है, दोस्तों वहां पर इस तरह की हिम्मत भी नहीं होती है किसी के सामने कहने की। फलस्वरूप में संकोच करता था। राजकुमारी को आज नहीं कल बताता हूं, कल नहीं परसों बताता हूं, इस बार जब कविता पाठ करने जाऊंगा तब बताता हूं, इस तरह से टालमटूल करता था। एक दिन जब प्रियंवदा ने गुस्से में आके उसे कहा कि तुम इस बार नहीं गए तो मैं तुमसे मिलना छोड़ दूंगी, क्योंकि नोक-झोंक, रूठना मनाना जहां पर प्यार होता है वहां पर तो होता ही है। अब ये भी डर गया, जो प्रतिदिन होने वाली इनकम है वो शायद मेरी बंद हो जाएगी। अब तो राजा के पास जाना ही होगा। और ये हिम्मत करके दूसरे दिन राजा के पास पहुंच जाता है। सत्यदेव महाराज कहते हैं कि हरिभट्ट क्या बात है, आज कैसे आना हुआ? हरिभट्ट कुछ बोले इससे पहले ही विजयनगर के राजा धर्मदेव बिना अंगरक्षक के, बिना सिपाहियों के राज दरबार में आ गए। जैसे ही धर्मदेव को देखा, महाराज सत्यदेव अपने सिंहासन से उठ गए। बोलने लगे कि महाराज आप और आपके अंगरक्षक वगैरह कोई नहीं, हाँ डरो मत,
शेर तो कहीं पर भी अकेला भी जा सकता है। दरअसल सत्यदेव महाराज और विजयनगर के महाराज धर्मदेव, इनकी जानी दुश्मनी थी। आए दिन धर्मदेव उनके राज्य को हथियाने के लिए अपने सैनिकों से इस राज्य के अंदर तबाही मचा देता था। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करती थी, क्योंकि धर्मदेव के पास सेना की कोई कमी नहीं थी और इनका राज्य भी विजयनगर इनसे कई गुना ज्यादा बड़ा था। उस दुश्मनी को मिटाने के लिए आज मैं सत्यदेव तुम्हारे पास आया हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा यह प्रस्ताव तुम्हें मंजूर होगा, क्योंकि जब तक धर्मदेव ने इतना सब कुछ नहीं कहा तब तक तो पता नहीं सत्यदेव ने क्या क्या सोच लिया। अब क्या मुसीबत आ गई है, ये तो अकेला ही आ गया राज दरबार के अंदर और डरता भी नहीं है। पर सत्यदेव को जब धर्मदेव ने आश्वासन दिया और कहा कि घबराओ मत, मैं आज एक नया प्रस्ताव लेके तुम्हारे पास आया हूं। अब नया प्रस्ताव क्या? आखिर धर्मदेव ने कहा कि हे सत्यदेव, अब मैं चाहता हूं कि हमारी जन्म जन्मांतरों से जो वैर और जो दुश्मनी चली आ रही है उसे आज मैं समाप्त कर देना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी इकलौती पुत्री है प्रियंवदा और मेरा भी इकलौता पुत्र है राजकुमार इंद्रजीत। मैं चाहता हूं कि इन दोनों को विवाहबद्ध कर दिया जाए ताकि हमारा एक प्रेम संबंध हो जाए और ये दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आए दिन मैं तुम्हारे राज्य के ऊपर आक्रमण करने का आदेश दे देता हूं और फलस्वरूप नुकसान सिर्फ प्रजा का होता है, और अब मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ हो। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है तुम क्या निर्णय लेते हो। इतना सुनना ही था कि सत्यदेव सिंहासन से उठकर अपने आए हुए विजयनगर के राजा धर्मदेव को आलिंगबद्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि आज तो तुमने मेरी समस्त समस्याएं समाप्त कर दी। मैं आज बहुत खुश हूं, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। और नेक उनको देके उन्हें विदा किया। आप तैयारियां करो, आप जो मुहूर्त निकालोगे उस मुहूर्त में हम बारात का स्वागत करने के लिए तत्पर रहेंगे। बस आप संदेशा भिजवा दो। आज ही मैं प्रियंवदा को भी ये शुभ समाचार सुनाता हूं। ये सब कुछ हरिभट्ट के सामने हो रहा था। अब हरिभट्ट क्या बोले? चुपचाप वहां से निकल गया। भोजन का समय हुआ, महाराज सत्यदेव अपने महल में आए तो उन्होंने प्रियंवदा को बुलवा लिया और कहा कि बेटा, आज मैंने तुम्हारा रिश्ता विजयनगर के राजा धर्मसेन के पुत्र इंद्रजीत से तय कर दिया है। बड़े खुश होकर वो बोल रहे थे, पर जैसे ही ये समाचार प्रियंवदा के कानों में राजा के शब्दों के द्वारा पड़े तो प्रियंवदा का मुंह कुंभला गया। उसने कहा, पिताश्री, कम से कम इतना बड़ा निर्णय लेने के पहले, ये मेरे जीवन से संबंधित निर्णय है, आपने मुझे एक बार तो पूछ लिया होता। मैं किसी और से प्रेम करती हूं। किससे प्रेम करती हो बेटा? मैं हरिभट्ट जो हमारे यहां का कवि है उससे प्रेम करने लगी हूं। तो बेटा तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। पिताजी, पर ये निर्णय लेने के पहले आपने तो मुझे पूछना था। मैं तो आजकल में आपको बताने ही वाली थी। पिताजी ने कहा कि आज ही वे आए थे और मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं तुमको बुलावा भेजता, और वे जल्दी में थे तो मैंने उन्हें हाँ कह दिया। और इसके पीछे भी कारण है बेटा। मुझे यदि तुम पहले बता देती तो मैं तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध कभी भी काम नहीं करता, क्योंकि मैं कभी भी दो प्रेमियों के बीच में आना नहीं चाहता। और तुम तो मेरी इकलौती हो, तुम्हारे सुख के आगे मैं सारे दुखों को भी सहन कर सकता हूं, ये तुम भी भली भांति जानती हो। पर बेटा, तुमने कितना विलंब कर दिया मुझे बताने में। अब क्या हो सकता है? पिताजी, अब मैं क्या करूं? मैं तो किसी के बारे में सोचना भी पाप समझती हूं।
प्रियंवदा बोले जा रही थी और महाराज सत्यदेव ने भी उसके अंदर के उस भरे हुए लबालब प्रेम की बातों को आने दिया बाहर। जब उसका बोलना समाप्त हो गया, उसका उद्वेग समाप्त हो गया, तो महाराज सत्यदेव ने कहा कि बेटा, तुम भली भांति जानती हो विजयनगर के राजा धर्मदेव कितने बलिष्ठ हैं। उनकी विशाल सेना, यदि उन्होंने एक बार पूरी सेना के साथ कूच कर दिया हमारी नगरी के ऊपर, तो सब के सब मिट्टी में मिल जाएंगे। और ये सिर्फ तुम्हारे प्रेम के लिए नहीं कह रहा हूं, सबसे बड़ा प्रेम देश प्रेम होता है, और देश प्रेम के खातिर ही मैंने दुश्मन को भी गले लगाया, ताकि ये वैर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, प्रेम की गंगा प्रवाहित होने लग जाए दोनों देशों के भीतर। यही सोच के मैंने तुम्हारे विवाह की हां कर दी। पर बेटा, तुम सोचो, यदि तुम इंद्रजीत से विवाह कर लेती हो, वहां के राजा धर्मदेव के पुत्र से, तो हमारी आए दिन जो प्रजा संत्रस्त हो जाती है, हजारों लाखों निरपराध सैनिक मारे जाते हैं, कितनी बड़ी राहत मिलेगी। देश प्रेम के लिए भी एक मिनट के लिए अपने मन में सोच के देखो, शायद तुम अपना निर्णय बदल दोगी। प्रियंवदा शांत हो चुकी थी और अपने पिताजी को जानती थी, क्योंकि देश प्रेम उनके लिए सर्वश्रेष्ठ था और यही उसके रगों में भी भरा पड़ा था। उसने कहा, पिताजी, पर मैं उसे धोखा तो नहीं दे सकती ना। आज मैं उन्हें मिलने के लिए जा रही हूं। और प्रियंवदा अपनी दासी को भेजती है और कहती कि आज सायंकाल कृष्ण मंदिर में उसी जगह पे हमें मिलना है। प्रियंवदा ने दासी को ये नहीं कहा कि मेरा विवाह विजयनगर के राजा धर्मदेव के पुत्र इंद्रजीत से हो गया, ये बात तू उन्हें बताना, क्योंकि ये बात दासी भी नहीं जानती थी। दासी ही नहीं, उसकी वो अंतरंग सहेली थी, पर उसने उसे भी बताना उचित नहीं समझा। और जो भी हरिभट्ट के सामने बातें होती थी, इसी सहेली के सामने होती थी। खैर दोस्तों, यहां पर एक बात और मैं आपको बताता हूं। उस नगरी के अंदर कालिया नाम का एक चोर रहता था। कालिया चोर का आतंक इतना जबरदस्त था कि उसने सभी श्रेष्ठियों के नाको दम कर दिया था। वो कब किसके घर में चोरी कर लेगा पता ही नहीं चलता था, और चोरी भी इस तरह से हाथ सफाई से करता था कि कानों कान खबर नहीं पड़ती थी। अदृश्य हो जाता था, मानो किसी को दिखता ही नहीं था। एक भी सबूत वो छोड़ता नहीं था, और चोरी करने के बाद पोस्टर चिपका के चला जाता था, कालिया चोर, अगली चोरी यहां होगी, और दावे के साथ में पहुंचता था। इतनी हिम्मत, आखिर राजा ने भी उस कालिया चोर को पकड़ने वाले को सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम घोषित करके रखा था, पर कालिया चोर किसी के हाथ नहीं आता था। कृष्ण मंदिर में वो चुपचाप बैठ रहा था, सोच रहा था कि आज की चोरी कैसे की जाए। इतने में राजकुमारी को आते हुए देखा तो फटाक से उठा, क्योंकि ये सादे वेश में था, और कृष्ण मूर्ति के पीछे जाकर छुप गया। उसने सोचा कि दर्शन करने के लिए आई है, चली जाएगी, उसके बाद में मैं भी यहां से निकलता हूं। इस बीच हरिभट्ट भी आ गया। हरिभट्ट के आते ही राजकुमारी ने स्पष्ट रूप से अपने पिता का निर्णय सुनाया और कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम जल्दी से जाओ और पिताजी से मेरा हाथ मांग लो, पर तुम नहीं माने। और आज पिताजी ने मेरा विवाह विजयनगर के राजा धर्मदेव के साथ तय कर लिया है। अरे प्रियंवदा, मैं आज ही गया था मांगने के लिए तुम्हारा हाथ, और मेरे सामने ही धर्मदेव आए थे, पर अब मैं भी क्या कर सकता हूं, उनके सामने मैं कैसे बोलता। और पिताजी ने तो मेरे सामने ही तुम्हारा रिश्ता तय किया।
मैं भी तुम्हें आज ये सब कुछ बताने वाला था। अब क्या होगा? अब प्रियंवदा बोली कि तुम ही बताओ, क्या हम भाग चले यहां से? हरिभट्ट कल्पना लोक में विचरण करने वाला व्यक्ति, कवि तो था ही, उसका दिमाग चलने लगा। उसने सोचा भाग के जाएंगे कहां? राजा तो 2 मिनट में पकड़ लेगा और मुझे तो मृत्यु दंड मिलेगा, क्योंकि मेरे सामने विजयनगर के राजा धर्मदेव के पुत्र इंद्रजीत से इसका विवाह पक्का किया है। उधर से इंद्रजीत के सैनिक भी मुझे पकड़ लेंगे, मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। राजकुमारी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब देर हो चुकी है। तुम एक काम करो, अब सब कुछ खत्म हो गया है, पर अब मेरा क्या? तुम तो छोड़कर मुझे चली जाओगी। मैं एक रास्ता निकाला है मैंने, तुम्हारे बाद में मेरी आजीविका कैसे चलेगी? मैं तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर चुका हूं। मेरी तो कविताएं भी बंद हो चुकी है। अब मैं कवि नाम का रह गया हूं, कविता बनाना ही बंद कर दिया है, तो मुझे आजीविका का साधन ही कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दे दो, ताकि तुम्हारे पीछे मैं कम से कम मेरा गुजारा तो चले, और हां, तुम्हारे जितने भी आभूषण है वो भी मुझे दे दो। राजकुमारी ये सब सुनने की आदि नहीं थी। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हरिभट्ट इस तरह से भी मुझसे कुछ मांगेगा। यहां तो इसको दुख होना चाहिए, यहां पे तो पैसों की मांग नहीं कर रहा है। और हां, तुमने यदि मुझे तुम्हारे सभी स्वर्ण आभूषण नहीं दिए तो मैं आज तक के तुम्हारे जो लव लेटर है, प्रेम पत्र है, लव लेटर तो आज की भाषा में है, वो सारे प्रेम पत्र मैं इंद्रजीत तक पहुंचा दूंगा। फिर देखना तुम्हारा क्या हश्र करता है वो। राजकुमारी के लिए उसका एक एक शब्द बिच्छू के डंक के समान था। जो प्रेम की पूजा करने की कविता रचने वाला है, वो इस तरह के भी घिनौने विचार उसके दिमाग में आ सकते हैं, मन मस्तिष्क में आ सकते हैं। मैंने किससे प्रेम किया है? उसे अपने आप के प्रेम के ऊपर ग्लानि होने लगी, पश्चाताप करने लगी। खैर, वो सहन नहीं कर पाई, तो जाते जाते भी हरिभट्ट उसकी दासी के सामने बोलता है कि याद रखना, कल तक मुझे ये सब कुछ मिल जाना चाहिए, वरना ये सारे प्रेम पत्र मैं 5 दिन के अंदर अंदर इंद्रजीत तक पहुंचा दूंगा, ताकि उसे भी तुम्हारी असलियत पता चले कि तुम क्या करती थी। राजकुमारी सुन भी नहीं सकी और निकल पड़ी। पर सुनने वाला कालिया चोर मूर्ति के पीछे सब कुछ सुन रहा था और समझ रहा था। उसने सोचा, वो भी जानता था कि विजयनगर के राजा धर्मदेव हमारे नगर के जानी दुश्मन है, और यह रिश्ता तय हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ। इस पापी के साथ तो इसका विवाह होना भी नहीं चाहिए था, ये बेचारी फंस गई। खैर, हरिभट्ट अपने घर चला गया। उसने सारे लेटर, सारे पत्र एक संदूक के अंदर रखे, और संदूक में ही एक जहरीला नाग भी छोड़ दिया। संदूक बंद कर दी, ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति रख दी, प्रतिमा रख दी, ताकि किसी को लगे कि गणेश जी विराजमान है। संदूक में कोई देखेगा नहीं, क्योंकि छोटा सा घर उसका, दरिद्री तो था ही। रात को कालिया चोर हरिभट्ट के वहां पर पहुंच गया। उसने एक निर्णय ले लिया कि आज तक मैंने लोगों को त्रस्ती किया है, संतृष्टि ही किया है, पर अब अपने देश के लिए और राजा की इज्जत के खातिर, राजकुमारी की इज्जत के खातिर मुझे ये कदम उठाना ही है। कुछ अच्छा काम भी करना चाहिए जिंदगी के अंदर। और उसने हरिभट्ट के वहां पर जो मटका पड़ा था गवाक्ष के पास, पानी से भरा हुआ वो मटका उठाया पानी का, और हरिभट्ट जो सोया हुआ था उसके माथे पे फोड़ डाला। पानी गिरते ही हरिभट्ट सकपकाकर उठ गया। इसने अपनी तलवार निकाली,
कालिया ने और उसके गर्दन पे रख के कहने लगा कि हरिभट्ट, वो सारे प्रेम पत्र कहाँ रखे हैं, निकाल, वरना तेरा काम तमाम। इसे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि ऐसा कोई आएगा आधी रात को और उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रखेगा। उसने डरते डरते, भाई तुम कौन हो? उसे लगा राजकुमारी ने भेजा होगा। उसने कहा, मैं कालिया चोर हूं। नाम सुना है? जिसके ऊपर सहस्त्र मुद्राएं राजा ने भी इनाम रखा है। और मैं रहम नहीं करता हूं, दया नहीं करता हूं, दया की भीख भी नहीं किसी को देता। कालिया चोर का नाम सुनते ही इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डरते डरते उसने कहा कि उस संदूक के अंदर मैंने सारे वो प्रेम पत्र रखे हैं, तुम ही निकाल लो। इसने संदूक की चाबी ली कालिया चोर ने और संदूक खोला, मूर्ति को एक तरफ रखा। इतने में इसने सोचा कि कालिया चोर अभी पत्र निकालने के लिए झुकेगा तो इसका काम मैं ही तमाम कर देता हूं। इसकी तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे मिलेगी और राजकुमारी की भी मिलेगी। उसने अपने ही जो शैया थी उसके नीचे एक तलवार छुपा के रखी थी। फटाक से वो तलवार निकाली इस हरिभट्ट ने और कालिया की तरफ लपका। कालिया सावधान था क्योंकि वो चोर बोले तो अत्यंत चपल था, चौकन्ना था। चोरों में यही तो खासियत होती है। उसने पलक झपकती देखा अंदर तो एक सांप भी है। उसने फटाक से सांप को दबोच लिया क्योंकि जंगलों में रहने वाला है कालिया चोर, पहाड़ों में छुपने वाला है कालिया चोर, भला जंगली जानवरों से और सांप बिच्छुओं से क्या डरने वाला। उसने उसके मुंह को ही पकड़ लिया ऐसा, और एक हाथ में तलवार थी। उसने तलवार से इससे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि प्रशिक्षित था। हरिभट्ट को तलवार भी चलाना नहीं आता था, फिर भी डराने के लिए 2-3 वार उसने इधर उधर किए। ये अपना वार बचाते उसने उसकी तलवार को ही, शमशीर को ही एक क्षण के अंदर तोड़ डाला और उसकी गर्दन के ऊपर रख दिया बॉल। सांप को उसी के मुंह पे फेंक मारा। सांप तिलमिलाया तो था ही। उसने फटाक से हरिभट्ट के मस्तिष्क के ऊपर ही डस लिया। इसने वो लेटर लिए और उसको ऐसे ही छोड़कर निकल गया। दूसरे दिन निर्धारित समय पे जब हरिभट्ट ने कहा था कि इस समय में आ जाना, सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं लेकर, गहने लेकर, आभूषण लेकर, इधर प्रियंवदा ने सब कुछ अपने पिताश्री को, ऐसी वो पहले बोल चुकी थी, उसने बता दिया कि इस तरह से वो कह रहा है, अब क्या करूं। अंगरक्षकों को सादे वेश में राजा ने उनके साथ में भेज दिया कि अब आएगा तो उसको रंगे हाथ पकड़ो। सिपाही भेज दिए जो छुप गए पहले से। कालिया चोर पहले से ही वहां मौजूद था सादे वेश में और ये आने लगे थे सभी। जब राजकुमारी आई तो राजकुमारी आते ही देखने लगी हरिभट्ट आया नहीं। कालिया चोर ने समस्त वे पत्र राजकुमारी के हाथों में सौंपते हुए कहा कि ये आपके सारे पत्र हैं और हरिभट्ट अब जिंदगी में कभी आपको तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि उसने मुझे मारने के लिए हथियार उठा लिया था और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि मैं और कोई नहीं कालिया चोर हूं, पर राज्य की सेवा के लिए, आपकी इज्जत के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मैं मूर्ति के पीछे छुपकर सब कल की बातें आपकी मैं सुन चुका हूं और मैं वहां पे आपके पत्र लेने के लिए गया था, पर उसने मुझे मारने के लिए तलवार उठाई तो सांप भी उसने इन पत्रों के बीच में रखा था संदूक के अंदर, तो उसी सांप ने उसको दंश लिया है, दंश मार के उसे समाप्त कर दिया। अब आपसे जो झूठा प्रेम करने वाला है वो हमेशा हमेशा के लिए चल बसा। आप इंद्रजीत से विवाह करके इन दोनों राज्यों को सुदृढ़ बनाइए, बस इसी अपेक्षा से मैंने ये कर्म किया है, कार्य किया है और राजकुमारी के हाथों में सौंप दिया। राजकुमारी सोचने लगी, एक जाति का चोर होते हुए जिसके ऊपर भी सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का इनाम है, उसके मन में भी देश के प्रति इतनी अच्छी भावना और इतनी अच्छी निष्ठा और एक वो
जो जोश भर देता था अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच, और वो ऐसा निकला घृणित कार्य करने के लिए। मेरे प्रेम को उसने प्रेम नहीं समझा। दोस्तों, कभी भी याद रखना, प्यार का व्यापार मत करना। जहां पर प्यार का व्यापार होने लग गया ना, समझ लीजिए प्यार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस हरिभट्ट ने प्यार का व्यापार ही करना शुरू कर दिया था। फलस्वरूप प्रेम क्या होता है ये सिर्फ लोगों को बताता था, उसके दिल में नहीं था, दिमाग में नहीं था। उसका प्रेम सिर्फ दौलत से था, उसके गहनों से था। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, प्रियंवदा वारंबार सोचने लगी कि इस कालिया का जितना आभार माना जाए उतना कम है, क्योंकि आज यदि ये पत्र इंद्रजीत तक पहुंच जाते तो विवाह तो दूर की बात थी, हमारे राज्य का ही खात्मा हो जाता। खैर, अंगरक्षकों ने देखा कि तो खुद ही बोल रहा है कालिया चोर है। उन्होंने धर दबोचा उसको चारों तरफ से, क्योंकि सादे वेश में थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो भी दर्शन के लिए आए हुए हैं। धर दबोचा, राजा के पास कालिया चोर को पहुंचाया। राजा ने कहा कि कहां से पकड़ा इसे? सेनापति ने कहा कि कृष्ण मंदिर में था, राजकुमारी जी भी वहां मौजूद थी और राजकुमारी जी के पास ये सारे लेटर, जो पत्र है हरिभट्ट को दिए थे, वो भी है, आ गए। राजकुमारी को महाराज सत्यदेव मिले और पूछने लगे, क्या हुआ बेटा? राजकुमारी ने जो कुछ था सच सच बता दिया। वो पिता से पर्दा नहीं रखती थी, उसने बता दिया सब कुछ, और पिताजी भी जानते थे अपनी बेटी को। पर पिताजी, इस चोर ने तो सबके नाको दम करके रखा था और आज इसने हमारी इज्जत के खातिर कितना बड़ा उत्सर्ग कर दिया, कितना बड़ा त्याग कर दिया। आज ये नहीं होता तो हमारी इज्जत तो जाती जाती और हमारा देश का भी कितना बड़ा नुकसान हो जाता। हाँ बेटा, आप सोच समझ कर सजा देना, और मैं चाहती हूं कि उसको सजा ही मत दो, उल्टा उसे इनाम देकर विदा करो, क्योंकि उसने हमारे खानदान की इज्जत बचाई है, देश की इज्जत बचाई है। राजा ने कहा, बेटा तुम आराम करो, विश्राम करो, क्या करना है मैं इसका निर्णय कल दूंगा। और राजा वहां से चले आते हैं, राज दरबार में बैठते। राज दरबार में भी घोषणा करते हैं कि कालिया चोर को क्या सजा दी जाएगी, इसका जवाब हम कल सुनाएंगे। दूसरे दिन राज दरबार खचाखच भरा था। अब वेताल विक्रमादित्य से पूछते हैं कि विक्रम बता, राजा क्या निर्णय लेगा? क्या राजा अपने खानदान की इज्जत के खातिर, अपनी इज्जत के खातिर, अपनी बेटी की इज्जत के खातिर, देश की इज्जत के खातिर क्या उसे छोड़ देंगे इनाम देकर, पारितोषिक देकर, या फिर उसे मृत्यु दंड देंगे? क्या करेंगे उसके साथ? विक्रमादित्य अविलंब बोलते कि हे बेताल सुन। महाराज विक्रमादित्य के मुंह से सुनने के लिए हमेशा आतुरित रहने वाला वेताल आंखें फाड़कर देखने लगा और उसके कान खड़े हो गए कि अब विक्रमादित्य क्या जवाब देंगे। विक्रमादित्य बोले कि वेताल, महाराज सत्यदेव सत्य के प्रिय थे, सत्यमवादी थे, उनको झूठ पसंद नहीं था, जबकि राजकुमारी ने सब कुछ बता दिया था। वे चाहते तो अपने अंगरक्षकों को भी भेजकर उस हरिभट्ट के वहां से मंगा सकते थे, सैनिकों को भेजकर उसको गिरफ्तार कर सकते थे, पर वे अपनी बेटी का भी दिल दुखाना नहीं चाहते थे। यही तो प्रेम है। ये कालिया चोर बीच में आएगा और इस तरह से करेगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि कालिया चोर ने सब कुछ सुन लिया था। और उस सर्पदंश के बाद हरिभट्ट का जब यह लीलाई समाप्त हो गई और वे पूरे प्रेम पत्र कालिया चोर ने सुपुर्द कर दिए राजकुमारी को, तो राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, इसे सजा मत देना, इसने हमारे खानदान की इज्जत रखी है। पर राजा पिता होने के साथ साथ वो राजा भी थे, प्रजा के रक्षक भी थे। उन्होंने बहुत सोच समझकर ऐसा निर्णय दिया कि सभी देखते रह गए।
क्योंकि उसने प्रजा के नाको दम करके रखा था। हजारों परिवारों को लूटकर उसने परेशान करके रख दिया था। जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई को इसने हंसते हंसते लूट लिया था। उसको सजा तो मिलने ही वाली थी, क्योंकि सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं उसके ऊपर इनाम था। ऐसा ही नहीं था, तो प्रजा को भी देखना था, और राजा न्याय करने में निपुण थे। वे कभी भी प्रजा के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते थे। तो उन्होंने घोषणा की कि इस चोर ने सचमुच में एक अच्छा काम भी किया है, पर इसके पीछे उसकी जो बुराइयां हैं वो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसकी तो उसको सजा मिलेगी। इसलिए हम आगे भविष्य में कभी भी हमारी इस नगरी के अंदर चोरी ना हो, क्योंकि ये एक ही चोर ऐसा बचा हुआ था। सारे चोर पकड़े गए छोटे मोटे, ये महान चोर आज के बाद हमारी इस नगरी के अंदर चोरी का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए मैं आदेश देता हूं कि इस कालिया को काल कोठरी के अंदर डाल दिया जाए और इसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। आजीवन कारावास की सजा सुनते ही प्रजा हर्ष विभोर हो गई कि आज हम चैन की नींद सो सकते हैं। कितना सुंदर और सटीक निर्णय महाराज ने दिया, सत्यदेव ने दिया। प्रजा हर्ष विभोर हो गई, क्योंकि अब चोरी का खतरा हमेशा हमेशा के लिए उनके सर से टल गया था, और महाराज ने एक उचित निर्णय भी ले लिया अपने देश के खातिर, अपने राष्ट्र के खातिर, अपनी प्रजा के खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अपनी बेटी का भी मान रखते हुए उन्हें मृत्यु दंड देने के बजाय आजीवन कारावास दे दिया। विक्रम की बात सुनकर वेताल बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि सचमुच में विक्रम, तुम अत्यंत प्रतिभा संपन्न हो, पर तुम चुप नहीं रह सकते। ये तुम्हारी सबसे बड़ी खामी है, कमी है। तुम बोले और अब मैं चला। इतना कहते ही वेताल उनके कंधे से उड़ता है और उसी पेड़ पे जाकर वापस लटक जाता है जहां पर वो पहले था। अब विक्रमादित्य आगे कैसे उसको जाकर वापस से पकड़ के लाएंगे और वेताल भी कौन सी कहानी उनको सुनाएगा, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।